सो हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करेंगे। आज की क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है, लेकिन नए स्टूडेंट्स को बता दूं कि आप कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए और खुद से भी कोशिश कीजिए आंसर लगाने का। और जब वीडियो एंड हो जाएगा तो आप देखना कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए और कितने गलत गए। कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्त। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये कहां पे बनकर तैयार हुआ? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। अच्छा, इस स्टेशन को किस देश की मदद से तैयार किया गया? ये प्रश्न आएगा तो आंसर होगा जापान। और इस पे जो बुलेट ट्रेन चलेगी उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होने वाली है? 350 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये पहली जो बुलेट ट्रेन होगी ये किन के बीच में चलेगी? तो ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी। और इस पूरी परियोजना का जो बजट है वो कितना है? 1.8 लाख करोड़ रुपीस। और ये वाला जो प्रश्न है खास तौर पे जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न? कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को यूपीआई भुगतान के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई लेन देन सीमा क्या है? तो आंसर होगा 5 लाख रुपए। अभी जो मौद्रिक नीति की बैठक हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी थी उसकी जो बैठक हुई, वहीं पे आरबीआई जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने ये यूपीआई लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया। 2-3 कैटेगरी है, जैसे कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट जो पहले 1 लाख रुपए थी अभी उसे बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया। प्रश्न यही पूछा गया। उसके अलावा म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन हो, बीमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हो या क्रेडिट कार्ड का रिपेमेंट आपको करना है, उसके लिए जो लिमिट अभी तक थी वो 15,000 रुपए थी, लेकिन अभी उसे बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया। यूपीआई मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भारत में रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। मतलब अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप अपने बैंक से दूसरे बैंक में इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और इसको लॉन्च कब किया था और किसने किया था? तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को लॉन्च किया था 11 अप्रैल 2016 को। फिर अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पे कौन है? तो आंसर होगा टोरंटो यूनिवर्सिटी। और मैंने आपको बताया था सस्टेनेबिलिटी जहां पर भी आपको शब्द देखने को मिले मतलब वहां पे पर्यावरण की बात हो रही है। तो मतलब यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा पर फोकस करके ये रैंकिंग जारी की गई और इसमें टोरंटो यूनिवर्सिटी टॉप पर है। टोरंटो आपको मिलेगा ये कनाडा में। और अगर भारत में बात करें तो कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। और आप कह सकते हो इस लिस्ट में टॉप 300 में एकमात्र ये भारतीय यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एशिया में अगर इसकी रैंकिंग की बात करोगे तो 30वें स्थान पर है और पूरे विश्व में दिल्ली यूनिवर्सिटी 220वें स्थान पर है। और वैसे अभी कुछ समय पहले आपने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भी पढ़ा होगा। उसमें टॉप पे अमेरिका का मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था और भारत में आईआईटी बॉम्बे सबसे ऊपर था, जो कि इस पूरी लिस्ट में 149 नंबर पे था। ये भी मैंने आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूज न हो, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला? तो ये मेघालय की है। एक्चुअली में मेघालय के 4 प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग मिला था। एक तो ये लाकाडोंग हल्दी हो गई, एक लारनाई काली मिट्टी के बर्तन हो गए, एक गारो चुबीची जो कि एक तरह का मादक पदार्थ है, मतलब लिकर, ये चावल से बनता है, और एक है गारो डकमांडा, ये मेघालय की महिलाओं की एक तरह की पोशाक है। और पहला जीआई टैग आपको पता ही है कब और किसे मिला था? सन 2004 में मिला था दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। अच्छा, मेघालय की स्टैटिक भी कवर करेंगे। कैपिटल शिलोंग होती है, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी और गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। और मेघालय से 3 जनजातियां जरूर याद रखना, गारो, खासी और जेतिया, और इन्हीं के नाम पे यहाँ पे 3 पहाड़ियां भी आपको मिलेंगी, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर अगला प्रश्न है, सिप्री की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया? तो 3 कंपनियां हैं। पहले हम बात करें, ये जो सिप्री है ये स्टॉकहोम का एक इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम स्वीडन में है। और अभी इसने वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची जारी की जिसमें 3 भारतीय कंपनियां शामिल है। कौन कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वो इस पूरी सूची में या विश्व में 41 नंबर पे है। एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इस लिस्ट में 63 नंबर पर है। और एक मजगांव डॉक्स लिमिटेड है जो इस लिस्ट में 89 नंबर पर है। आप पूछोगे इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो पहले स्थान पे लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, यह हथियार बनाने वाली कंपनी है। किस देश की है? याद रखना, अमेरिका की है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि मिस्र यानी कि इजिप्ट के रिमोट सेंसिंग उपग्रह जिसका नाम है मिस्र सेट 2, इसको किसने लॉन्च किया? तो इसको चाइना ने लॉन्च किया। तो एक प्रश्न तो यही हो गया, मिस्र सेट 2 सैटेलाइट ये किसका है? इजिप्ट का है। और इसको लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना का जो रॉकेट है
जिससे इसको लॉन्च किया गया उसका नाम है लॉन्ग मार्च 2C। अब चाइना और इजिप्ट दोनों के स्टैटिक हमें देखने पड़ेंगे क्योंकि न्यूज में आ गया। चाइना आप जानते हो कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी और युआन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और यहाँ पे आपको यांगत्से नदी मिलेगी, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और अगर पूछे कि चीन का शोक किस नदी को बोलते हैं, हुआंगहो नदी, इसे येलो रिवर भी कहते हैं। और एक मरुस्थल बड़ा फेमस है यहाँ पे, टकला मकान मरुस्थल, वो भी चीन में है, याद रखना। उसी तरह से इजिप्ट की अगर बात करें तो कैपिटल कायरो होती है। इजिप्ट को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। और आपको याद है भूमध्य सागर और लाल सागर यानी कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने वाली जो नहर है वो स्वेच नहर है, इस पर मिस्र का ही अधिकार है। और 2023 में मिस्र के साथ हमने पहली बार एक्सरसाइज किया था साइक्लोन 1 नाम से राजस्थान में। और ये भी याद रखना कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी चौथा सदस्य देश बना था, इजिप्ट ही है उसका नाम। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? प्रेरणा देवस्थली बनी है। और उस युद्धपोत का नाम क्या है जिसकी ये कमान संभाल रही हैं? तो आंसर होगा INS त्रिकंद, ये गोवा में है। INS त्रिकंद के बारे में मैं आपको बता दूं, सन 2000 में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था। और इस युद्धपोत का नाम अंडमान निकोबार में एक द्वीप समूह है त्रिकंद, उसी के नाम पे रखा गया था। अच्छा, कभी आपसे अगर पूछ लेना बाई चांस कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट का नाम क्या है, तो आंसर होगा पद्मा बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया, इंटरनेशनल माउंटेन्स डे? तो आंसर होगा 11 दिसंबर को। और इसकी थीम रही रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। फिर आपसे पूछ रहे हैं विष्णुदेव साय ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो आप जानते हो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने ये। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में अभी स्पीकर बन गए हैं रमन सिंह, उनका नाम है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या होती है? रायपुर। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा फेमस डांस होता है पिंडवनी नृत्य, और कई बार पूछा जाता है ये कि इसकी फेमस नृत्यिका कौन है? तो तीजन बाई है। फिर आपसे पूछा वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 7वें स्थान पे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसको जारी किसने किया? जर्मन वॉच नाम की संस्था ने इसको जारी किया। मतलब ये इंडेक्स बताता है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको रोकने के लिए कौन सा देश कितना काम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें पहले दूसरे तीसरे स्थान पे तो कोई भी देश नहीं है। मतलब पहले दूसरे तीसरे रैंकिंग पे आने के लिए जो भी क्राइटेरिया चाहिए होता है उसे किसी देश ने पूरा नहीं किया। तो फिर चौथे स्थान पे कौन आता है? डेनमार्क है। 5वें पे एस्टोनिया है, 6ठे पे फिलीपींस है, भारत 7वें स्थान पर है। पिछली बार भारत 8वें स्थान पे था, तो हम कह सकते हैं हमारी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है। और सबसे आखिरी 67 नंबर पे है सऊदी अरब। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी वर्ष 2023 के अंत में ATP रैंकिंग में टॉप पर कौन है? ATP मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो पुरुषों में बात करोगे तो इस रैंकिंग में टॉप पर नोवाक जोकोविच हैं। ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। आप जानते हो 2023 में जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे उसमें से 3 तो इन्होंने ही जीते थे मेन सिंगल के टाइटल। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क प्रश्न है, जो बचा हुआ विंबलडन ओपन है वो किसने जीता था? मेन सिंगल टाइटल वो किसने जीता था? चलो मैं ही बता देता हूं, कार्लोस अल्काराज ने जीता था। अब आप ये बता दो वो किस देश के टेनिस प्लेयर हैं। और नोवाक जोकोविच से एक और पॉइंट याद रखना कि अभी 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। वहीं अगर महिलाओं की रैंकिंग में आप बात करोगे तो इसमें टॉप पे ईगा स्विएटेक है। ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। ईगा स्विएटेक जरूर याद आएगा आपको, अभी इन्फोसिस की ये ग्लोबल एम्बेसडर भी बनी थी। और इनके साथ एक और टेनिस प्लेयर थे राफेल नडाल, वो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है अभी 27वां अंतरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो आंसर होगा भारत ने। और ये प्रश्न मैं आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ। नई दिल्ली में यशोभूमि सेंटर में इसका आयोजन हुआ। 27वां संस्करण था इसका। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 बोलेंगे इसे। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी 2023 में इंटरपोल की 91 नंबर की जो बैठक हुई थी वो कहां पे हुई थी? क्योंकि इससे पिछले वाली 2022 वाली 90वीं बैठक तो भारत में हुई थी। तो 91 नंबर की बैठक हुई थी कहां पे? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में हुई थी। याद रखना, ये अच्छा प्रश्न है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने महालक्ष्मी योजना शुरू की? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। तेलंगाना में आपको पता है ना, नए मुख्यमंत्री बन गए रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी से हैं। और इन्होंने ये महालक्ष्मी योजना शुरू की है। क्या होगा इसमें? तो इस योजना के तहत राज्य की महिलाएं, लड़कियां और ट्रांसजेंडर फ्री में बस यात्रा कर सकेंगी। और इसमें सरकार ने कहा कि वो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए भी देगी।
और इसके अलावा भी तेलंगाना सरकार ने राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना भी शुरू की है, जिसके तहत 10 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जाएगा। ध्यान रखना ये। फिर इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये किस देश में है? इंडोनेशिया में है, माउंट मेरापी वोल्केनो। और पूछे कि किस द्वीप पर है, तो सुमात्रा द्वीप पर है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, अभी दिसंबर में भारत और किस देश के बीच में विनबैक्स 2023 एक्सरसाइज हुआ? तो वियतनाम। तो विनबैक्स में देखो, वी मतलब वियतनाम, IN मतलब इंडिया। इस बार ये इसका चौथा संस्करण था जो कहां पे हुआ? वियतनाम में ही हुआ था, वियतनाम के हनोई में। अच्छा, वियतनाम से आपको कुछ याद आता है क्या? पिछले साल 2023 में हमने वियतनाम को एक मिसाइल कार्वेट या यूं कहूं कि एक शिप गिफ्ट किया था, उसका नाम क्या है, कोई बता सकते हैं? तो उसका नाम है INS कृपाण। याद रखना, ये अच्छा प्रश्न है। फिर आपसे पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन यादव बने हैं और बीजेपी पार्टी के हैं ये। और ये भी याद रखना, मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर कौन बने? तो अभी तक जो हमारे कृषि मंत्री हुआ करते थे, नरेंद्र सिंह तोमर। अच्छा, आप लोग बताओ कि अभी जो कृषि मंत्रालय है ये किसे दे दिया गया? वैसे इस रिवीजन वाली क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया है, पिछली क्लास अगर आपने ली है तो आपको याद होगा। बताओ, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर बताओ, अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा भजन लाल शर्मा बन गए, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं। और अगर पूछे कि राजस्थान विधानसभा में स्पीकर कौन बने, तो वासुदेव देवनानी बने। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया? तो आंसर होगा 10 दिसंबर को। और इस बार हमने ये 75वां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया। थीम है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अच्छा, अगर बात करें कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की, तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और आपको याद हो तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। और भारत में इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में। और आपको याद हो तो अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का नॉनसेंट रेफ्यूजी अवार्ड 2023 का किसे मिला? अब्दुल्लाही मायरे को मिला है, ये सोमालिया देश के हैं। ये भी ध्यान रखना, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न पूछा आपसे, पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने? डोनाल्ड टस्क बने हैं। डोनाल्ड डक नहीं है, डोनाल्ड टस्क हैं। और वैसे पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? आंद्रेज डूडा हैं। पोलैंड की बात हुई है, स्टैटिक जरूर जानेंगे। कैपिटल वॉर्सो होती है, करेंसी है ज़्लोटी। और पोलैंड की एक फेमस टेनिस प्लेयर हमने पढ़ी है कई बार, नाम है ईगा स्विटेक का, याद रखना। और इस बार जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे ना, उसमें एक इन्होंने जीता था, फ्रेंच ओपन वाला। बाकी ऑप्शन से भी मैं आपका रिवीजन कर रहा हूं, तो एंड्री राजोएलिना, ये भी मेडागास्कर के प्रेसिडेंट बने। और डेविड कैमरन, ये ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने थे। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा पुष्पा भारती को। जानी मानी हिंदी लेखिका हैं पुष्पा भारती। और याद रखना, 2023 के लिए व्यास सम्मान के लिए इन्हीं को चुना गया है, पुष्पा भारती को। और कौन से नंबर का है? 33वां व्यास सम्मान के लिए इनको चुना गया, उनके उपन्यास यादें यादें और यादें के लिए। इस सम्मान में पुरस्कार राशि कितनी होती है? 4 लाख रुपए होती है। और कौन देता है ये व्यास सम्मान? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगर आप जानना चाहो पुष्पा भारती ये किस राज्य की हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की है। तो अब उत्तर प्रदेश में जो भी एग्जाम आएंगे तो उनके लिए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। अच्छा, इससे पिछला वाला जो 2022 का 32वां व्यास सम्मान था, वो किसे मिला था? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। और अगर बात करें पहली बार व्यास सम्मान कब और किसे मिला था, तो 1991 में मिला था रामविलास शर्मा को। ये भी याद रखना। तो मैंने पहला वाला भी बता दिया, अभी लेटेस्ट वाला भी बता दिया और प्रीवियस वाला भी बता दिया। अब प्रश्न कहीं से भी आए आप कर लोगे। बाकी शिव शंकरी आप जानते हो, तमिल लेखिका हैं। अभी 32वां सरस्वती सम्मान मिला था उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। और हरिबाल कृष्णन 2023 का मार्कोनी पुरस्कार इन्हें मिला था। ये ऑप्शन भी सारे इंपॉर्टेंट है। जहां जहां ऑप्शन सारे इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे ना, मैं वो भी आपको रिवाइज कराता हुआ चलूंगा। तो आप देखोगे एक ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन को रिवाइज कराने के चक्कर में उस एक प्रश्न में मैंने आपको 2-3 प्रश्न रिवाइज करवा दिए। तो गाइज, ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें। आप मुझे बताओ कि आपका स्कोर क्या रहा। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर करना, ताकि इसी तरह से कंटिन्यू आपको रिवीजन वाली क्लासेस मिलती रहे। थैंक यू।